यह धुआं उस इमारत से उठ रहा है जहां मंत्रिमंडल का कार्यालय कीव के कड़ी सुरक्षा वाले सरकारी जिले के केंद्र में है। यह यूक्रेन की राजधानी पर एक और बड़ा हमला है, जो पहले ही अनगिनत हमलों से ग्रस्त युद्ध में नई बढ़ोतरी है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार यह बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हवाई हमला था। सात सितंबर 2025 सुबह 6:06। कीव में यूक्रेन वासी अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू ही कर रहे थे जब अचानक आसमान ड्रोन से भर गया। लेकिन ये सिर्फ कुछ ड्रोन नहीं थे, ये 800 से भी ज्यादा थे। पुतिन ने संघर्ष को एक ऐसे स्तर पर ले जाने का फैसला किया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एक यूक्रेनी सरकारी इमारत पर सीधे हमला हुआ। संघर्ष के इतिहास में सबसे बड़ी हवाई बमबारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान सीमा के दूसरी तरफ कुछ और हो रहा था। यूक्रेन सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि पुतिन को अप्रत्याशित स्थिति में डालने का जवाब भी तैयार कर रहा था। एक ऐसा जवाब जो इस समय रूस की सड़कों पर महसूस किया जा रहा है। कल असल में क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूसी हमले के डरावने पैमाने को देखना होगा। यह सिर्फ 800 ड्रोन नहीं थे, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली संख्या है, बल्कि 13 मिसाइलें भी थीं, जिनमें 9 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें और 4 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। यह सब यूक्रेन पर एक समन्वित हमले में हुआ। रूसियों ने जो समय चुना वह भी कोई संयोग नहीं था। सुबह 6:06। यही वह समय है जब लोग काम पर जा रहे होते हैं, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। पुतिन दृढ़ नजर आ रहे थे कि वे यूक्रेनी जनता में डर पैदा करें, और हमले का परिणाम विनाशकारी था। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक मां और उसका 3 महीने का बच्चा शामिल था। एक विस्फोट की लहर ने उन्हें घर से बाहर फेंका। 44 लोग घायल हो गए। रिहायशी इमारतों को सीधे निशाना बनाया गया और पूरी की पूरी मंजिलें ढह गईं। शहर के कई हिस्सों में आग लगी। एक बात थी जिसे कम लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने अब तक न पार की गई लाल रेखा पार की है। यूक्रेनी सरकार की इमारत पर हमला हुआ। हां, यूक्रेन का राजनीतिक दिल जल रहा था। यह जेलेंस्की को सीधा संदेश था कि यूक्रेन में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अब सभी के मन में एक ही सवाल था, यूक्रेन इन हमलों का जवाब कैसे देगा? मैं यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको हूँ। मैं यहाँ सरकारी भवन में हूँ, जहाँ पूर्ण युद्ध के समय पहला निशाना कीव शहर के केंद्र में बनाया गया था। हम इस हमले के परिणाम देख सकते हैं, जिसमें 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में आग लगी है। हमारे बचाव कर्मी यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। पुतिन ठीक है, उसे शायद लगा था कि यह रूस के लिए बिना किसी असली नतीजों के एक और आतंक का दिन होगा, लेकिन वह पूरी तरह से गलत था। यूक्रेन ने हाल ही में संघर्ष में अपनी स्थिति बदली थी। वे मात्र रक्षक से दृढ़ आक्रमणकारी बन गए। कुछ घंटे बाद, जब दमकल कर्मी कीव में काम कर रहे थे, यूक्रेनी बदले का पहला चरण शुरू हुआ। रूसी क्षेत्र के अंदर 500 किलोमीटर दूर क्रास्नोदार क्षेत्र में एक धमाका हुआ। इल्स्क तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई थी, लेकिन यह कोई आम रिफाइनरी नहीं थी। यह रूस के दक्षिण की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक थी। यह हर साल 6 मिलियन टन से अधिक तेल प्रोसेस करती थी। काला सागर के पास इसकी स्थिति का मतलब था एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्रीमिया और कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सैनिकों के लिए सीधा ईंधन। उन पर हमला पुतिन की अहम धमनी काटने जैसा था।
क्या आप जानना चाहेंगे आगे क्या हुआ? खैर, रूसी अधिकारियों ने वही किया जो वे हमेशा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से काम किया, कि केवल एक यूक्रेनी ड्रोन का मलबा ही रिफाइनरी पर गिरा, कि रिफाइनरी में आग छोटी थी और जल्दी ही काबू में आ गई। लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। आप देख सकते थे कि काला धुआं आसमान में ऊंचा उठ रहा था। लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं। जब इल्स्क अभी भी जल रहा था, यूक्रेनी प्रतिक्रिया का दूसरा हिस्सा ब्रायंस्क क्षेत्र में हो रहा था। यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोन ने एक और भी अधिक रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया, ड्रुजबा पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशन को। ड्रुजबा आम पाइपलाइन नहीं, बल्कि यूरोप की प्रमुख ऊर्जा धमनियों में से है। यह रूसी तेल को कई देशों तक पहुंचाता है, जिनमें हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। साथ ही यह बेलारूस से रिफाइंड उत्पाद सीधे रूसी सेना तक भी पहुंचाता है। यह रूसी अर्थव्यवस्था और उसकी युद्ध मशीन पर एक साथ हमला जैसा था। यह चौथी बार था जब यूक्रेन ने थोड़े समय में द्रुजबा को निशाना बनाया। हंगरी और स्लोवाकिया इन हमलों पर पहले ही आधिकारिक शिकायत कर चुके थे। उन्होंने कहा कि उनकी ऊर्जा आपूर्ति खतरे में है और यूरोपीय संघ से यूक्रेन पर दबाव डालने की मांग की ताकि वह रुक जाए, लेकिन कीव ने इन शिकायतों की परवाह नहीं की। यूक्रेन के अनुसार यह तेल रिफाइनरी तब तक वैध लक्ष्य है जब तक यह युद्ध को ईंधन देती है। तीसरा यूक्रेनी हमला, जो ज्यादा पारंपरिक था लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण था, कुर्स्क क्षेत्र में हुआ। ड्रोन ने सैन्य गोदामों और रूसी सैन्य जमावड़ों को निशाना बनाया। कुर्स्क यूक्रेन के उत्तर में रूसी अभियानों के लिए अहम है। यहीं से सुमी क्षेत्र पर हमला करने वाली सेनाओं की आपूर्ति होती है। इन डिपो को नष्ट करना सीधे तौर पर रूसी हमलों को जारी रखने की उनकी क्षमता को कमजोर करना था। सिर्फ कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया। इल्स्क में ईंधन उत्पादन, द्रुजबा में ईंधन परिवहन और कुर्स्क में सैन्य लॉजिस्टिक्स। यह विषम युद्ध का एक सटीक प्रदर्शन था। जब पुतिन सैकड़ों ड्रोन नागरिकों को डराने के लिए बर्बाद कर रहे थे, यूक्रेन अपने हथियारों का इस्तेमाल सटीक रूप से उन लक्ष्यों पर कर रहा था जो वास्तव में मायने रखते थे। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये हमले अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। ये एक अभियान का हिस्सा हैं जो अगस्त में शुरू हुआ था और रूस पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। अगस्त के अंत तक यूक्रेन रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 17% से 20% हटा चुका था। विशेषज्ञों के अनुसार इल्स्क पर हमले के बाद यह संख्या 27% तक जा सकती है। यूक्रेनी रणनीति सरल और शानदार है। यूक्रेनी ड्रोन के पास पूरी रिफाइनरियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है, इसलिए वे ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। वे विशिष्ट घटकों पर हमला करते हैं, क्रैकिंग यूनिट्स, डिस्टिलेशन सिस्टम, ऐसे उपकरण जो बदलना मुश्किल है। नतीजा यह होता है कि पूरी रिफाइनरी तब तक बंद हो जाती है जब तक कि वे मरम्मत नहीं कर लेते। और यहीं पर रूस के लिए समस्या है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वे उन खास पुर्जों को नहीं खरीद सकते जिनकी उन्हें नुकसान की मरम्मत के लिए जरूरत है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इससे रिफाइनरियों में भारी देरी हो रही है और अब उन्हें सामान्य रखरखाव भी करना पड़ रहा है। रिफाइनरियों में जरूरी मरम्मत के अलावा योजना के मुकाबले ऑपरेशन से बाहर चल रही रिफाइनरियों की संख्या में 65% की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर पूरे रूस में दिख रहा है। उत्तर पश्चिम में कारेलिया से सुदूर पूर्व तक ईंधन की कमी की खबरें हैं। पेट्रोल पंपों पर भारी कतारें लग रही हैं। कुछ जगहों पर, जैसे कि क्रीमिया में, ईंधन की राशनिंग की गई है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू गई हैं, जो साल की शुरुआत से लगभग 50% बढ़ चुकी हैं। पुतिन के लिए यह राजनीतिक दुःस्वप्न है, क्योंकि रूसी सामाजिक अनुबंध हमेशा सीधा रहा है और जनता शांत रही है। बदले में आर्थिक स्थिरता मिलती थी। इस तरह युद्ध को एक दूर की सैन्य कार्रवाई बताया गया।
जो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर नहीं डालेगा। पर ईंधन की कमी और ऊंची कीमतें हर रूसी को जेब पर भारी पड़ रही हैं। इसे प्रचार से छुपाया नहीं जा सकता और यह दबाव रूसी सीमाओं से भी आगे जाता है। कीव पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। विशेषज्ञ इसे द्वितीयक प्रतिबंधों के रूप में देखते हैं, यानी उन देशों को दंडित करना जो अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, जैसे भारत और चीन। यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए एक महासंकट होगा। एक तरफ यूक्रेन रूस की ईंधन उत्पादन क्षमता को भौतिक रूप से नष्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका रूस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की क्षमता को खत्म कर सकता है। दो मोर्चों पर आर्थिक युद्ध रूसी बजट पर भारी दबाव डालता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन के पास एक तुरुप का इक्का है जो संघर्ष के नियम बदल सकता है, और इसका नाम है फ्लेमिंगो। नहीं, फ्लेमिंगो कोई साधारण यूक्रेनी ड्रोन नहीं है। यह एक क्रूज मिसाइल है जो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। 3000 किमी रेंज, 900 किमी घंटा रफ्तार और 1150 किलो वजन वाली यह मिसाइल साइबेरिया तक मार सकती है। यह अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से 2 गुने से भी ज्यादा ताकतवर है। यूक्रेन हर महीने 200 से ज्यादा मिसाइलें घरेलू रूप से बनाने की योजना बना रहा है। यह पश्चिमी साझेदारों द्वारा रूसी क्षेत्र पर हमलों के लिए लगाई गई पाबंदियों के अधीन नहीं है, जिससे यूक्रेन को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल कब और कैसे करे। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि फ्लेमिंगो रूस के यूरोपीय हिस्से के लगभग पूरे सैन्य और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल सकता है। रिफाइनरी, हथियार फैक्ट्री, सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर को विनाशकारी सटीकता से निशाना बनाया जा सकता है। पुतिन के लिए अब दूर से सुरक्षित युद्ध लड़ने का समय खत्म हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल की घटनाओं से बड़ा बदलाव आया है। यूक्रेन में युद्ध अब सिर्फ मोर्चों पर क्षयकारी युद्ध नहीं रह गया है, यह अब गहरे हमलों का पारस्परिक युद्ध बन गया है। पुतिन की आतंक की रणनीति का जवाब अब एक और अधिक परिष्कृत तरीके से दिया जा रहा है, गला घोंटना। और यहाँ जो सवाल उठता है वह सीधा है। देखिए, पुतिन कुछ घंटों के लिए कीव में नागरिकों को डराने में सफल रहे, लेकिन अगले दिन वे अपने ही शहरों में जलती हुई रिफाइनरियों, कटे हुए पाइपलाइनों और ईंधन की कतारों के साथ जागे। क्या ये सब वाकई में इसके लायक था? जवाब है, देखिए। इसका जवाब रूस की सड़कों पर लिखा जा रहा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन के ये समन्वित हमले लंबे समय तक रूसी युद्ध तंत्र को सच में रोक सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें कि इस संघर्ष में असल में क्या हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे।